हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग नया चैप्टर एनिमल टिश्यू में पढ़ेंगे क्या होता है एनिमल टिश्यू, टिश्यू क्या होता है, फिर कितने टाइप होते हैं, इन सब के बारे में चर्चा करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, क्या होता है टिश्यू और क्या होता है एनिमल टिश्यू। ठीक है, चलिए बताइए टिश्यू क्या होता है। जनरली पहले स्टार्टअप कैसे होता है, छोटी छोटी सेल होती है, ये सेल मिल करके क्या बनाती हैं, टिश्यू बनाती हैं। क्या बनाती हैं, टिश्यू बनाती हैं। और टिश्यू मिल करके क्या बनाते हैं, टिश्यू सिस्टम बनाते हैं। टिश्यू सिस्टम मिल करके क्या बनाता है, ऑर्गन बनाता है। ऑर्गन मिल करके क्या बनाते हैं, ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। ठीक है, सेल छोटी छोटी मिल करके क्या बनाती है, टिश्यू बनाती है। टिश्यू मिल करके टिश्यू सिस्टम बनाते हैं। टिश्यू सिस्टम मिल करके ऑर्गन बनाते हैं। ऑर्गन मिल करके ऑर्गन सिस्टम बनता है। तो हमको पढ़ना क्या है, हमको सिर्फ और सिर्फ पहले आज एनिमल टिश्यू के बारे में जानकारी ग्रहण करनी है। तो एनिमल टिश्यू की बात कर ले तो एनिमल टिश्यू होता क्या है, इसको अगर डिफाइन करेंगे तो कैसे डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, इसको कर सकते हैं कि ये एक ऐसी लेयर होती है, ऑर्गेनाइज्ड लेयर होती है टिश्यू की, एक ऐसी ऑर्गेनाइज्ड, क्योंकि हम लोग एनिमल टिश्यू पढ़ रहे हैं तो आपको इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि ये ऑर्गेनाइज्ड लेयर है, या तो फिर ऑर्गेनाइज्ड लेयर बोल सकते हो इसको, या तो फिर मास ऑफ स्ट्रक्चरली सिमिलर सेल ऑफ कॉमन एम्ब्रियोनिक ओरिजिन एंड सेम फंक्शन, इसको ऐसे बोल सकते हो। तो टिश्यू है क्या, टिश्यू है क्या, पहले जान लीजिए टिश्यू है क्या। तो इसको ऐसे लिख सकते हो, टिश्यू कैन बी डिफाइंड एज, इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हो, टिश्यू कैन बी डिफाइंड एज, टिश्यू कैन बी डिफाइंड ऑर्गेनाइज्ड लेयर, ऑर्गेनाइज्ड लेयर और मास ऑफ ऑर्गेनाइज्ड लेयर और मास ऑफ structurally similar cells of common embryonic origin and same function। ठीक है, कह सकते हो टिश्यू को कैसे डिफाइन कर सकते हो कि ऑर्गेनाइज्ड लेयर है, या तो फिर मास ऑफ स्ट्रक्चरली सिमिलर सेल्स ऑफ कॉमन एम्ब्रियोनिक ओरिजिन एंड सेम फंक्शन। ठीक है, ये आपका क्या है, टिश्यू है। ठीक है, और इसकी बेसिस भी देख ले तो इसी के बेसिस के आधार पर इसको बांटा गया है कितने तरह। हाँ, एक बात और जान लीजिए यहीं पे, ठीक है, एक बार और जान लीजिए कि इसमें होता क्या है। यहां पे लिखा गया है ऑर्गेनाइज्ड लेयर, जो ऑर्गेनाइज्ड लेयर होती है वो किसकी बनी होती है, जो इसमें ऑर्गेनाइज्ड लेयर होती है वो किसकी बनी होती है। तो आप याद रखना ये किसकी बनी होती, एपिथेलियम, जो ऑर्गेनाइज्ड लेयर होती है ये बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है। ठीक, क्या होती है, कह सकते हो इसको ऐसे, सेल्स ऑफ एपिथेलियम आर सेट वेरी क्लोज टू ईच अदर सेपरेटेड बाय वेरी थिन फिल्म ऑफ एक्स्ट्रासेलुलर मटेरियल, नेबरिंग सेल आर हेल्ड टुगेदर बाय सेल जंक्शन, द एपिथेलियल टिश्यू रेस्ट ऑन नॉन सेलुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन। जो एपिथेलियल टिश्यू होता है, ठीक है, वो एक बेसमेंट मेम्ब्रेन पे रेस्ट करता है। ठीक है, थोड़ा सा बेसमेंट मेम्ब्रेन के बारे में भी जान लेते हैं कैसे क्या होती है। तो जो बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है, बेसमेंट मेम्ब्रेन के भी दो पार्ट होते हैं। कौन कौन से दो पार्ट होते हैं, एक आउटर और एक इनर। उसी बेसमेंट मेम्ब्रेन पे जो एपिथेलियम होती है वो रेस्ट करती है। कैसे करती है, मान लीजिए ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है, इस पे हम सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम है और ये किस पे रेस्ट कर रही है, ये इस बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर रेस्ट कर रही है। ये जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है इसके भी दो पार्ट
होते हैं, कौन कौन से 2 पार्ट होते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। अभी तुरंत बेसमेंट मेम्ब्रेन पे भी कभी कभी क्वेश्चन दे देते हैं, तो हम थोड़ा सा बेसमेंट मेम्ब्रेन के बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, क्या होता है बेसमेंट मेम्ब्रेन, कैसे काम करती है, उसके बारे में थोड़ा सा चर्चा करते हैं। चलो, बेसमेंट मेम्ब्रेन, जो बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है, हमने अभी आपको बताया ये बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है, इसके ऊपर ही किसी भी प्रकार का टिश्यू होता है वो क्या करता है, आराम करता है। इसी बेसमेंट मेम्ब्रेन पे टिश्यू क्या करते हैं, आराम करते हैं। जैसे एपिथेलियल टिश्यू की बात कर लें, उसके अंतर्गत हमने स्क्वैमस एपिथेलियम टिश्यू की बात कर लें, तो देखो ये सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम है और किस पे आराम कर रही है, बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर आराम कर रही। तो चलो हम बेसमेंट मेम्ब्रेन के बारे में पहले थोड़ा सा जान जाएं, उसके बाद हम टिश्यू के बारे में जानेंगे, एपिथेलियल टिश्यू के बारे में जानेंगे। तो जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है, ठीक है, ये एक नॉन सेलुलर मेम्ब्रेन है। सबसे पहली बात तो ये जानिएगी, एक नॉन सेलुलर मेम्ब्रेन है। कैसी, नॉन सेलुलर मेम्ब्रेन है। बेसमेंट मेम्ब्रेन एक नॉन सेलुलर मेम्ब्रेन है। चलो भाई, इतना आप जान गए, नॉन सेलुलर मेम्ब्रेन है। और ये 2 लेयर से बनी होती है। किससे, 2 लेयर से बनी होती है। 2 लेयर से, मेड अप ऑफ 2 लेयर, 2 लेयर से बनी होती है। दो लेयर की बनी होती है। कौन कौन सी 2 लेयर होती मैं बताता हूं, बिल्कुल ध्यान से देखिए। तो सबसे ऊपर वाली जो लेयर होती, देखो ध्यान से, ये नीचे वाली लेयर हो गई। चलो, ये नीचे वाली लेयर हो गई, ठीक है। ये देखो, इसका हम ये पूरा डिटेल कर रहे हैं, ठीक है। ये सबसे नीचे वाली लेयर हो गई। उसके ऊपर भी एक लेयर और होती है। कौन सी लेयर है भाई, देखो एक और लेयर हो गई यहां पे। ये देखो, एक ये लेयर, एक ये लेयर, 2 लेयर हो गई। कौन कौन सी, सबसे ऊपर वाली को लेयर बोलेंगे बेसल लैमिना बोलेंगे। ये है आपकी बेसल लैमिना, इसको बोलते हैं बेसल लैमिना, ठीक है। ये बेसल लैमिना है। और जो नीचे वाली लेयर है उसको बोलते हैं हम लोग, उसको रेटिकुलर लैमिना बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेटिकुलर लैमिना। बेसमेंट मेम्ब्रेन हम बना रहे हैं। बेसमेंट मेम्ब्रेन की 2 लेयर, एक तो बेसल लैमिना और दूसरा रेटिकुलर लैमिना। 2 लेयर होती, बेसल लैमिना और दूसरी रेटिकुलर लैमिना, ठीक है। बेसल लैमिना और रेटिकुलर लैमिना। तो ध्यान से देखिए, बेसल लैमिना के भी 2 पार्ट होते हैं। बेसल लैमिना के भी 2 पार्ट होते हैं, एक ये वाला पार्ट और एक ये वाला पार्ट, ठीक है। ये इतनी बेसल लैमिना है, ये रेटिकुलर लैमिना है। हम बना क्या रहे हैं, हम बना रहे हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन। तो सुनिए, जो बेसल लैमिना है उसमें 2 पार्ट होते हैं। कौन कौन से 2 पार्ट होते हैं, पहला जो पार्ट होता है उसको बोलते हैं लैमिना डेंसा, और दूसरी पार्ट को क्या बोलते हैं, लैमिना लूसिडा। ये है आपकी लैमिना डेंसा, इसको बोलते हैं लैमिना डेंसा, और ये है लैमिना लूसिडा, ठीक है। 2 पार्ट, लैमिना डेंसा एंड लैमिना लूसिडा, आपको ये याद रखना है। अब इसके ऊपर यहां पे क्या होगा, अब इसके ऊपर यहां पे क्या होगा, यहां पे मान लो हम बना दिए, ये देखो, ये देखो, यहां पे आगे चल करके क्या, ये एपिथेलियम ही तो बनेंगी। यहां पे इसका न्यूक्लियस होगा, ठीक है, ये एपिथेलियम आगे बन जाएंगे, ठीक है। तो ये आपने स्ट्रक्चर जाना किसका, बेसमेंट मेम्ब्रेन का। अगर कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो आपको पता होना चाहिए कि बेसमेंट मेम्ब्रेन जो है वो नॉन सेलुलर मेम्ब्रेन है। उसके 2 पार्ट होते हैं। कौन कौन से 2 पार्ट होते हैं, एक होता है रेटिकुलर लैमिना और एक होता है बेसल लैमिना। याद रखना, जो अपर लेयर होती है वो ग्लाइकोप्रोटीन और म्यूकोपॉलीसैकेराइड की बनी होती है, ठीक है। अपर लेयर जो होती है जिसको बोलते हैं बेसल लैमिना, ये अपर लेयर है, और लोअर लेयर जिसको बोलते हैं रेटिकुलर लैमिना, ठीक है। बेसल लैमिना किसकी बनी होती है, ग्लाइकोप्रोटीन और म्यूकोपॉलीसैकेराइड की। किसकी बनी होती है, ये बनी होती है ग्लाइकोप्रोटीन,
ग्लाइकोप्रोटीन की बनी होती है और म्यूकोपॉलीसैकेराइड की बनी होती है। ठीक है, बेसल लैमिना जो होती है अपर लेयर किसकी बनी होती है? ग्लाइकोप्रोटीन और पॉलीसैकेराइड की बनी होती है। ठीक है, और ये जो है ये थिन लेयर है, इसकी तुलना में ये कैसी लेयर होती है? ये थिन लेयर होती है। और ये कैसी होती है? थिक लेयर होती है। चलो ये देखो थिकनेस आ गई, ये कैसी लेयर हो गई? ये थिक लेयर होती है। रेटिकुलर लैमिना जो होता है ये थिक लेयर होती है ना। ये फाइब्रस लैमिना होती है, इसको क्या बोलते हैं? फाइब्रस लेयर। इसको फाइब्रस लेयर के नाम से भी जानते हैं। अभी तो आप बेसमेंट मेम्ब्रेन समझ लीजिए, क्योंकि बेसमेंट मेम्ब्रेन से ही काफी चीजें जुड़ी हैं। मैं जितने भी स्ट्रक्चर बताऊंगा हर स्ट्रक्चर में आपको बेसमेंट मेम्ब्रेन के अकॉर्डिंग ही आपको चीजें समझाऊंगा कैसे क्या होता है। आप जानिए। हाँ, बेसमेंट मेम्ब्रेन आप जान गए, दो लेयर, एक रेटिकुलर लैमिना, दूसरा बेसल लैमिना। रेटिकुलर लैमिना ये लोअर लेयर होती है, फाइब्रस लेयर होती है, थिक लेयर होती है। कैसी? ये थिक लेयर है। सेकेंड वन अपर जो बेसल लैमिना होता है वो जो है वो थिन लेयर है। वो किससे मिलकर के बनी है? ग्लाइकोप्रोटीन और म्यूकोपॉलीसैकेराइड से मिलकर के बनी होती है। ये किसके द्वारा सिक्रेट किए जाते हैं? तो जो एपिथेलियल सेल होंगी उसी के द्वारा ही सिक्रेट किए जाते हैं, तब जाके ये लेयर बनती है। ठीक है, इसी के द्वारा ही ग्लाइकोप्रोटीन और म्यूकोपॉलीसैकेराइड क्या करते हैं? सिक्रेट किए जाते हैं, तब जाके ये लेयर बनती है। ठीक है, बेसल लैमिना आल्सो डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, लैमिना लूसिडा एंड लैमिना डेंसा। लैमिना लूसिडा और लैमिना डेंसा दो में डिवाइड होती है। ठीक है, अच्छा, और ये काहे की बनी होती है? जो रेटिकुलर लैमिना होता है ये काहे की बनी होती है? तो ये आप जान लीजिए, ये रेटिकुलर फाइबर एंड कोलेजन फाइबर की बनी होती है। ठीक है, ये किसकी बनी होती है? रेटिकुलर फाइबर। ये रेटिकुलर फाइबर दिख रहा है बिल्कुल, या फिर कोलेजन फाइबर की बनी होगी। कोलेजन फाइबर की बनी होगी। ठीक है, रेटिकुलर फाइबर या फिर कोलेजन फाइबर की बनी होगी। ठीक है, किससे? कोलेजन फाइबर की बनी होगी। तो आपने बेसमेंट मेम्ब्रेन के बारे में जाना, क्या होता है बेसमेंट मेम्ब्रेन। ठीक है, चलो बेसमेंट मेम्ब्रेन आपने जान गए कि बेसमेंट मेम्ब्रेन क्या होती है, कितनी लेयर होती है, कौन किसकी बनी होती है। इसके बाद स्टार्ट करते हैं एपिथेलियम। ठीक है, इसके बाद स्टार्ट करते हैं इपिथेलियल सेल या इपिथेलियल टिश्यू। ठीक है, इसके बाद हम इपिथेलियल टिश्यू स्टार्ट करते हैं। अब देखो होता क्या है, इसके फंक्शन पे बेसमेंट मेम्ब्रेन पहले बताना बहुत जरूरी था, क्योंकि उसी के बेसिस पे आप डिवाइड कर सकते हो। अब देखो जो टिश्यू होता है, टिश्यू को हम चार तरह से पढ़ेंगे। कौन कौन चार तरह के टिश्यू पढ़ेंगे? पहला टिश्यू आप जानिए कौन कौन चार तरह टिश्यू पढ़ेंगे। ठीक है, तो जितने भी कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म होते हैं उसमें चार तरह के टिश्यू पाए जाते हैं। उन चार तरह के टिश्यू का नाम क्या है? पहला है एपिथेलियल टिश्यू। कौन सा? एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू। सेकेंड वन जो टिश्यू है उसका नाम है आपका कनेक्टिव टिश्यू। वो कौन सा है? कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू। फिर मैस्क्यूलर टिश्यू। कौन सा? मैस्क्यूलर टिश्यू। एंड लास्ट वन नर्वस टिश्यू। ठीक है, ये चार तरह के टिश्यू हम डिफाइन करेंगे अच्छे से, यहीं से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, इन क्वेश्चन आएगा तो इन्हीं टिश्यू से आएगा। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एपिथेलियल टिश्यू से। ठीक, कौन सा? एपिथेलियल टिश्यू क्या होता है, कैसे होता है? ठीक है, एपिथेलियल टिश्यू से स्टार्ट करते हैं। चलो, एपिथेलियल टिश्यू पहला है आपका एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू, बेसमेंट मेम्ब्रेन जरूर आप याद रखना क्या क्या होता है। ठीक है, एपिथेलियल टिश्यू से स्टार्ट करते हैं थोड़ा सा। तो जानिए जो एपिथेलियल टिश्यू होती है, सबसे पहली बात तो इसमें कोई भी ब्लड वेसल्स नहीं पाई जाती है। पहला पॉइंट हो गया, पहला पॉइंट ये हो गया कि ब्लड वेसल्स आर एब्सेंट इन द एपिथेलियल टिश्यू। पहला पॉइंट, ब्लड वेसल्स एब्सेंट in the
इपीथीलियल टिश्यू, ठीक है। ब्लड वेसल्स अब्सेंट इन द इपीथीलियल टिश्यू, ठीक है। सबसे पहली बात तो इसमें ब्लड वेसल अब्सेंट रहती है, ठीक है। और यह करती क्या है, इसका काम क्या है, ये मटेरियल को एक्सचेंज करने का काम करती है। क्या काम करती है, मटेरियल को एक्सचेंज करने का काम करती है। किसके किसके बीच, इपीथीलियल सेल्स और वेसल्स ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू। इपीथीलियल सेल्स और कनेक्टिव टिश्यू की जो वेसल्स होती हैं उनके बीच एक्सचेंज का काम करती हैं। और किसके थ्रू करती है, किसके द्वारा करती है, तो आप याद रखना डिफ्यूजन के द्वारा करती है। किसके द्वारा करती है, डिफ्यूजन के द्वारा करती है और बेसमेंट मेम्ब्रेन के अक्रॉस करती है, बेसमेंट मेम्ब्रेन के अक्रॉस करती है, ठीक। इपीथीलियल टिश्यू, ठीक है, किसके, बेसमेंट मेम्ब्रेन के अक्रॉस में करती है इपीथीलियल टिश्यू, बताऊंगा। चलो नेक्स्ट पॉइंट लिख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, क्या करती है, मटेरियल को एक्सचेंज करती है, मटेरियल को एक्सचेंज करती है। किसके किसके बीच, बिटवीन इपीथीलियल टिश्यू, इपीथीलियल टिश्यू, ठीक है, मतलब खुद के बीच और किसके किसके बीच, बिटवीन इपीथीलियल सेल्स एंड इपीथीलियल टिश्यू नहीं, बिटवीन इपीथीलियल सेल, क्योंकि छोटी छोटी इपीथीलियल सेल मिलकर के क्या बनाएंगी, इपीथीलियल टिश्यू बनाएंगी। बिटवीन इपीथीलियल सेल्स एंड इपीथीलियल सेल्स और किसके बीच, एंड वेसल्स ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू, एंड वेसल्स ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू, वेसल्स ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू, वेसल्स ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू, किसके थ्रू, बाय डिफ्यूजन अक्रॉस द बेसमेंट मेम्ब्रेन, बाय डिफ्यूजन अक्रॉस द बेसमेंट मेम्ब्रेन, अक्रॉस द बेसमेंट मेम्ब्रेन, अक्रॉस द बेसमेंट मेम्ब्रेन, ये हो गया, ठीक है। जानिए जो ब्लड वेसल्स इसमें अब्सेंट होती हैं इपीथीलियल टिश्यू में, इपीथीलियल टिश्यू में ब्लड वेसल्स अब्सेंट होती हैं, मटेरियल का एक्सचेंज करता है किसके किसके बीच, इपीथीलियल सेल्स और साथ ही साथ जो ब्लड वेसल्स होंगी कनेक्टिव टिश्यू की उसके बीच, किसके द्वारा, तो डिफ्यूजन अक्रॉस द बेसमेंट मेम्ब्रेन। देखो ये आपकी बेसमेंट मेम्ब्रेन हो गई, यहां पे ये क्या है, ये मान लो इपीथीलियल सेल्स हैं, ठीक है, ये क्या हैं, इपीथीलियल सेल्स हैं। यहां पे ढेर सारा कनेक्टिव टिश्यू या ब्लड वेसल्स होंगी, क्योंकि इसमें तो पाई नहीं जाती, यहीं पे ब्लड वेसल्स पाई जाती है सबसे नीचे वाले पार्ट में। तो इसके थ्रू ये क्या करती हैं, इन दोनों के थ्रू एक्सचेंज का काम करवाती है। कौन, मटेरियल का एक्सचेंज करती है इपीथीलियल टिश्यू, ठीक है, समझ में आ गया। चलो अब इसको हम क्लासिफाइड करते हैं, साथ ही साथ कुछ और जान लीजिए। हाँ, ये क्या करती है, जो इपीथीलियल टिश्यू होती है, प्रोटेक्ट द सरफेस ऑफ ऑर्गन, ऑर्गन की सरफेस को प्रोटेक्ट करती है और क्या बनाती है, ग्लैंड बनाती है। अगला पॉइंट, अगला पॉइंट, अगला पॉइंट, नेक्स्ट, प्रोटेक्ट द सरफेस ऑफ, प्रोटेक्ट द सरफेस ऑफ ऑर्गन, प्रोटेक्ट द सरफेस ऑफ ऑर्गन्स, ऑर्गन की सरफेस को क्या काम करती है, प्रोटेक्ट करने का काम करती है, ठीक है। एंड फॉर्म ग्लैंड्स, और क्या बनाती है, ग्लैंड बनाती है, एंड फॉर्म्स ग्लैंड्स, और ग्लैंड्स बनाती है। नेक्स्ट पॉइंट और देखते हैं इपीथीलियल टिश्यू में क्या क्या आपको याद रखना है। और याद रखिए इसमें ब्लड वेसल नहीं पाई जाती हैं और ये न्यूट्रिशन को रिसीव करती हैं। कहां से न्यूट्रिशन को रिसीव करती हैं, जो अंडरलाइन कनेक्टिव टिश्यू होती है वहां से न्यूट्रिशन को रिसीव करती। हमने अभी जस्ट ये पॉइंट में बताया, मटेरियल को एक्सचेंज, मतलब ये न्यूट्रिशन, ब्लड वेसल तो होगा नहीं तो न्यूट्रिशन को कहां से लेंगी, तो उसके नीचे जो अंडरलाइन जो वो कनेक्टिव टिश्यू होगा वहां से क्या एक्सचेंज का काम कर लेंगी सेल्स और वहां से न्यूट्रिशन ले लेंगी। ठीक, किसके द्वारा, हमने बताया डिफ्यूजन के द्वारा और बेसमेंट मेम्ब्रेन के क्रॉस। ठीक है, अब देखो, अब इसका डिवीजन देख लेते हैं। एपिथेलियल टिश्यू जो होती है इसका थोड़ा सा डिवीजन देख लेते हैं, क्लासिफिकेशन कर लेते हैं एपिथेलियल टिश्यू का क्लासिफिकेशन। एपिथेलियल टिश्यू का क्लासिफिकेशन करना है भाई, कैसे करना है एपिथेलियल टिश्यू का क्लासिफिकेशन, तो हाँ
क्लासिफिकेशन ऑफ इपिथेलियल टिश्यू। इपिथेलियल टिश्यू का क्लासिफिकेशन आपको बताना है, कैसे होगा, क्या क्या होगा इसमें। ये तो क्लासिफिकेशन में इपिथेलियल टिश्यू का देखेंगे तो दो तरह से क्लासिफाइड होती है। फर्स्ट वन सिंपल और सेकंड वन कंपाउंड, ठीक है। सिंपल इपिथेलियल टिश्यू एंड कंपाउंड इपिथेलियल टिश्यू कौन कौन से दो तरह के होते हैं, सिंपल इपिथेलियल टिश्यू, ठीक है, एंड कंपाउंड इपिथेलियल टिश्यू, ठीक है। सिंपल इपिथेलियल टिश्यू एंड कंपाउंड इपिथेलियल टिश्यू। तो चलो बात करते हैं भाई, ठीक है, बात करते हैं कि सिंपल इपिथेलियल टिश्यू क्या होता है और कंपाउंड इपिथेलियल टिश्यू क्या होता है, ठीक है। हाँ, सिंपल इपिथेलियल टिश्यू जो होता है उसको भी डिवाइड किया जाता है, 4 पार्ट में पढ़ना है हम लोगों को। सिंपल इपिथेलियल टिश्यू को 4 टाइप में, 4 से 5 टाइप में पढ़ना है, क्या होती है। तो देखो क्या क्या पढ़ना है आपको, ठीक है, जानिए। पहला है स्क्वैमस इपिथेलियल टिश्यू, ठीक है। सिंपल इपिथेलियल टिश्यू में स्क्वैमस इपिथेलियल टिश्यू पढ़ना है। सेकेंड वन क्यूबॉइडल, कौन सा, क्यूबॉइडल इपिथेलियल टिश्यू। थर्ड वन सिलिएटेड इपिथेलियल टिश्यू एंड फोर्थ वन कलमनर, कौन सा, कलमनर इपिथेलियल टिश्यू। एक और जो कि नया है, जो कि क्या है, नया है, इसको भी पढ़ना है और इसका नाम क्या है, इसका नाम है स्यूडो स्ट्रैटिफाइड इपिथेलियम। क्या है, स्यूडो स्ट्रैटिफाइड इपिथेलियम, ठीक है, स्यूडो स्ट्रैटिफाइड इपिथेलियम, स्यूडो स्ट्रैटिफाइड इपिथेलियम। इसके बारे में भी हमको सिंपल इपिथेलियल टिश्यू में पढ़ना है, ठीक है। सिंपल इपिथेलियल टिश्यू में हमको स्क्वैमस, क्यूबॉइडल, सिलिएटेड, कलमनर, स्यूडो स्ट्रैटिफाइड, इन सब के बारे में पढ़ना है। नेक्स्ट वन कंपाउंड में आ जाते हैं। तो कंपाउंड में दो तरह की पढ़ना है, एक तो स्ट्रैटिफाइड और दूसरा ट्रांजिशनल। दो तरह की पढ़ना है, एक तो पढ़ना है स्ट्रैटिफाइड और दूसरा ट्रांजिशनल। स्ट्रैटिफाइड एंड ट्रांजिशनल, दो तरह की इपिथेलियम पढ़ना है, एक स्ट्रैटिफाइड इपिथेलियम, दूसरा ट्रांजिशनल इपिथेलियम। अब स्ट्रैटिफाइड इपिथेलियम भी आल्सो डिवाइड हो जाती है, इसको ध्यान में रखना, कौन कैसे डिवाइड होता है आपको सहायता करेगा। तो स्ट्रैटिफाइड इपिथेलियम जो होता है ये डिवाइड होता है दो में, एक तो स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस इपिथेलियम, ठीक है, और दूसरा स्ट्रैटिफाइड क्यूबॉइडल इपिथेलियम। एक होता है स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस और दूसरा होता है स्ट्रैटिफाइड क्यूबॉइडल। दो तरह की इपिथेलियम, एक स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस इपिथेलियम और दूसरा स्ट्रैटिफाइड क्यूबॉइडल इपिथेलियम, ठीक है। फिर अब देखो स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस को भी डिवाइड कर दिया गया है, किसमें, केराटिनाइज्ड और नॉन केराटिनाइज्ड में, ठीक है। केराटिनाइज्ड और नॉन केराटिनाइज्ड दिख रहा है, चलो यहां पे भी इसको आल्सो डिवाइड, एक तो केराटिनाइज्ड और दूसरा नॉन केराटिनाइज्ड, ठीक है। ये आपको दिमाग में बैठाना है, केराटिनाइज्ड और नॉन केराटिनाइज्ड, दिख रहा है, बिल्कुल। देखो जनरल ये आपको अपने दिमाग में रखना है कि इपिथेलियम का अगर क्लासिफिकेशन देखते हैं, ठीक है, तो क्लासिफिकेशन ऑफ इपिथेलियल टिश्यू जनरली हम चार तरह के टिश्यू पढ़ रहे हैं। कौन कौन सा, इपिथेलियल टिश्यू, सेकेंड वन कौन सा था, एपिथेलियल था और
एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर, नर्वस, इस सब टिश्यू पढ़ना है। ठीक है, तो सबसे पहले एपिथेलियल टिश्यू के बारे में पढ़ा, उसमें बताया ब्लड वेसल ही नहीं पाई जाती तो वो न्यूट्रिशन कहां से लेती हैं, तो न्यूट्रिशन कहां से लेती है, वो एक्सचेंजर का काम करती है। किस तरह एक्सचेंजर का काम करती है, ठीक है, जो बेसमेंट मेम्ब्रेन होता है उसके थोड़ा डिफ्यूजन के द्वारा ये अंडरलाइन कनेक्टिव टिश्यू से न्यूट्रिशन को ले लेती हैं। तो इस तरह की जो सेल्स होती हैं, जो इस तरह के टिश्यू होते हैं, उसको क्या बोलते हैं, एपिथेलियल टिश्यू बोलते हैं। और ये ऑर्गन को कवर, ऑर्गन की सरफेस का कवर करने का काम करती है। सेकंड वन, और ये क्या बनाती हैं, ग्लैंड्स बनाती हैं। क्या बनाती हैं, ग्लैंड्स बनाती हैं। चलिए क्लासिफिकेशन ऑफ एपिथेलियल टिश्यू को देख लेते हैं। एपिथेलियल सेल का अगर क्लासिफिकेशन कर लें तो इसको दो तरह से क्लासिफाइड कर सकते हैं। कौन कौन सी, एक तो सिंपल एपिथेलियम टिश्यू, सेकंड वन कंपाउंड एपिथेलियम टिश्यू। जो सिंपल एपिथेलियल टिश्यू होती है वो जनरली हम लोग 5 टाइप से पढ़ते हैं। कौन कौन से 5 टाइप, स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू, क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू, सिलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू, कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू एंड लास्ट वन स्यूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। स्यूडो स्ट्रेटिफाइड बिल्कुल बताऊंगा, यहां से क्वेश्चन आया है, स्यूडो स्ट्रेटिफाइड से क्वेश्चन आया है, बिल्कुल डोंट वरी, टेंशन मत लो। फिर कंपाउंड एपिथेलियम में हम बताएंगे स्ट्रेटिफाइड, ट्रांजिशनल। स्ट्रेटिफाइड को आल्सो डिवाइड 2 पार्ट में, एक स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस और स्ट्रेटिफाइड कलम क्यूबॉइडल। क्यों स्ट्रेटिफाइड बोलते हैं, आप जान पाओगे भाई क्यों स्ट्रेटिफाइड बोलते हैं, वो भी बताऊंगा। सिंपल आ जाइए। फिर स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस को केराटिनाइज और नॉन केराटिनाइज में कन्वर्ट किया गया है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। पहला सिंपल एपिथेलियम स्टार्ट करते हैं। सिंपल एपिथेलियम स्टार्ट करते हैं। सिंपल एपिथेलियम भाई, ये चार्ट आप अपने दिमाग में रखना। सिंपल एपिथेलियम से स्टार्ट करते हैं। एपिथेलियल टिश्यू में इसको डिवाइड किए थे किससे, सिंपल एपिथेलियम से। किससे, सिंपल एपिथेलियम से। चलो पहला है सिंपल एपिथेलियम। सिंपल एपिथेलियम, सिंपल एपिथेलियम। ठीक है, सिंपल एपिथेलियम से स्टार्ट करते हैं, बताते हैं भाई। सिंपल एपिथेलियम या इसको यूनिलेयर बोलते हैं। सिंपल एपिथेलियम या इसको यूनिलेयर। तो पहला पॉइंट तो यही हो गया कि इट इज अ सिंगल लेयर एपिथेलियम। इट इज अ सिंगल लेयर एपिथेलियम, पहला तो यही हो गया। ठीक है, इट इज अ सिंगल लेयर एपिथेलियम। ये सिंगल लेयर एपिथेलियम होती है, पहली बात। या बोल सकते हो सिंगल लेयर ऑफ सेल। ठीक है, किसके ऊपर, रेस्टिंग ऑन बेसमेंट मेम्ब्रेन। ये सिंगल लेयर एपिथेलियम है और किसके ऊपर रेस्ट करती है, तो याद रखना रेस्टिंग ऑन किसके, बेसमेंट मेम्ब्रेन। जरूर याद रखना, बेसमेंट मेम्ब्रेन पे ये क्या करती है, रेस्ट करती है। बेसमेंट मेम्ब्रेन पे ये एपिथेलियम रेस्ट करती है, रेस्टिंग ऑन बेसमेंट मेम्ब्रेन। ठीक है, होती कैसी है ये जान लीजिए। जो ये होती कैसी है, जो आप एपिथेलियम में सिंपल पढ़ रहे हैं, होती कैसी है। ठीक है, और साथ ही साथ एक और आप जानिए, ये कहां पाई जाती है। ठीक है, तो मेनली जहां सिक्रेटरी और एब्जॉर्प्टिव सरफेस होगी वहां पे पाई जाएगी। याद रखना, ये पॉइंट जरूर याद रखना, ये मेनली कहां पाई जाती है, जहां सिक्रीशन होगा और जहां एब्जॉर्प्शन होगा। जहां सिक्रीशन होगा और जहां पे एब्जॉर्प्शन होगा। एग्जांपल के तौर पे अभी बताऊंगा, बिल्कुल इजी है। ठीक है, ये कहां पाई जाएगी, मेनली अकर्स। ठीक है, कहां पर पाई जाएगी, मेनली अकर ये होगी कहां, ऑन सिक्रेटरी एंड एब्जॉर्प्टिव सर्फेस। अकर्स मेनली ऑन सिक्रेटरी और एब्जॉर्प्टिव सरफेस। ठीक है, मेनली अगर कहां, सिक्रेटरी और एब्जॉर्प्टिव सरफेस। जैसे कि एब्जॉर्प्शन कहां होता है,
तो एब्जॉर्प्शन होता है इंटेस्टाइन की वाल में, वहां पे विलाई माइक्रोविलाई पाई जाती हैं, वहीं पे ही एब्जॉर्प्शन होता है। तो वहां पे कौन सी इपिथेलियम पाई जाएगी? सिंपल इपिथेलियम पाई जाएगी। वो चाहे इसके रूप में हो, चाहे वो सिलिएटेड वहां पाई जाए, चाहे वो कोलमनर वहां पाई जाए, ठीक है, चाहे वो स्यूडो स्ट्रेटिफाइड, कोई भी जहां पे सिक्रीशन होगा और जहां पे एब्जॉर्प्शन होगा वहां पे कौन सी इपिथेलियम पाई जाएगी? तो याद रखना वहां पे सिंपल इपिथेलियम पाई जाएगी। कौन सी? सिंपल इपिथेलियम पाई जाएगी। चलो बात करते हैं अब सिंपल इपिथेलियम के अंतर्गत। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसके अंतर्गत सबसे पहली जो इपिथेलियम है वो कौन सी इपिथेलियम है? सिंपल स्क्वैमस इपिथेलियम। कौन सी? सिंपल स्क्वैमस इपिथेलियम के बारे में चर्चा करनी है। सबसे पहली इपिथेलियम सिंपल स्क्वैमस इपिथेलियम। कौन सी? पहला है सिंपल स्क्वैमस इपिथेलियम। सिंपल स्क्वैमस इपिथेलियम। अब देखो सिंपल स्क्वैमस इपिथेलियम क्या होती है? सिंपल स्क्वैमस इपिथेलियम, सिंपल आप जानो, इसमें जरूरी होता है सिर्फ एक बेसमेंट मेम्ब्रेन हो और उसी के ऊपर सिंगल लेयर इपिथेलियम हो, उसमें न्यूक्लियस हो, बस यही क्या है? सिंपल स्क्वैमस इपिथेलियम। सिंपल स्क्वैमस, ठीक है। थोड़ा सा स्ट्रेटिफाइड के बारे में बताऊंगा, जैसे कि अभी बात मान लो आ जाए कि स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस इपिथेलियम, तो उसको कैसे पहचानोगे? आपको सिर्फ इमेजिन करना है। यही ये क्या है? ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है, उसके पास एक ही एक लेयर बनी है, तो इसको बोलेंगे सिंपल स्क्वैमस इपिथेलियम। अगर ऐसे ही बेसमेंट मेम्ब्रेन है और इसी पे क्या हो? ढेर सारी सेल और बन जाएं, ठीक है, तो इसको बोल देंगे स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस इपिथेलियम। क्या बोल देंगे? स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस इपिथेलियम। और जो स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस इपिथेलियम में आ जाएगी वो किस में आ जाएगी? कंपाउंड इपिथेलियम में आ जाएगी। चलो इसको खैर हम वहां पे चर्चा करेंगे। ये पार्ट है कंपाउंड का, ठीक है, और ये पार्ट है सिंपल का, ठीक है। ये सिंपल का पार्ट है और ये कंपाउंड का पार्ट है, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं स्क्वैमस इपिथेलियम का, वो भी कैसी स्क्वैमस इपिथेलियम का? सिंपल स्क्वैमस इपिथेलियम की, ठीक है। तो सिंपल स्क्वैमस इपिथेलियम जो होती है, ये इसमें होता क्या है? इसमें जानिए इसमें क्या होता है, ठीक है। इसको जो स्क्वैमस इपिथेलियम है, इसको हम लोग दूसरे नाम से भी जानते हैं, इसको पावमेंट मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पावमेंट इपिथेलियम भी बोलते हैं, मेम्ब्रेन नहीं, इसको पावमेंट इपिथेलियम भी बोलते हैं। ये पॉइंट आपको याद रखना है कि सिंपल स्क्वैमस इपिथेलियम को पावमेंट इपिथेलियम बोलते हैं। ये बनी किसकी होती है? तो ये सिंगल थिन लेयर ऑफ फ्लैटेंड सेल, ठीक है। किसकी? सिंगल थिन लेयर। पहली बात ये सिंगल, देखो सिंगल है, ठीक है, थिन लेयर, पतली पतली लेयर है, थिन लेयर, सिंगल थिन लेयर ऑफ फ्लैटेंड, ठीक है, सिंगल थिन लेयर ऑफ फ्लैटेंड सेल्स, ठीक है, फ्लैटेंड सेल्स, ठीक है। ये सिंगल थिन लेयर ऑफ फ्लैटेंड सेल की बनी होती है। नेक्स्ट वन जानिए, सिंगल थिन लेयर और फ्लैटेंड सेल की बनी होती है। ये पाई कहां जाती हैं? ये पाई कहां जाती हैं, ठीक है। और ये जो सेल्स होती हैं, इनकी जो बाउंड्री होती है वो कैसी होती हैं? इर्रेगुलर होती। कहीं रेगुलरिटी है? इनकी बाउंड्री कैसी होती हैं? इर्रेगुलर होती हैं, ठीक है। तो ये होती है सिंगल थिन लेयर ऑफ फ्लैटेंड सेल की बनी होती हैं, ठीक है, जिसको स्केल लाइक बोल सकते हो या स्केल लाइक सेल बोल सकते हो, इसको स्केल लाइक सेल बोल सकते हो, ठीक है। ये स्केल लाइक सेल्स होती हैं, पहली बात। सेकेंड वन बात ये आप जानिए कि इसमें प्रोमिनेंट न्यूक्लियाई होता है। क्या? स्केल लाइक सेल होता है विद प्रोमिनेंट न्यूक्लियाई होता है। इसमें प्रोमिनेंट क्या होता है? न्यूक्लियाई होता है। ये देखो ये क्या है? न्यूक्लियस है, ठीक है, प्रोमिनेंट न्यूक्लियाई होता है। इन सेल में प्रोमिनेंट न्यूक्लियाई होता है। पाई कहां कहां जाती हैं आप ये जानिए। द सेल्स हैव इर्रेगुलर बाउंड्रीज, दैट इज
दैट फिट क्लोजली इनटू दीज ऑफ नाइबरिंग सेल, वही है इसमें इनरेगुलर बाउंड्रीज होती हैं और एक दूसरे के कांटेक्ट में होती हैं। ये बताने वाली कोई बात नहीं है, सिंपल है। ये जान लीजिए सिंगल थिन लेयर है, फ्लैटेंड सेल हैं और स्केल लाइक सेल्स होती है जिसमें प्रोमिनेंट न्यूक्लियाई होता है। इसमें क्या होता है? न्यूक्लियाई होता है। पाई कहां कहां जाती हैं तो जान लीजिए, तो ये एग्जाम्पल इनका बहुत सरल है, बहुत सरल है। एग्जाम्पल कहां कहां पाई जाएंगी? क्वेश्चन देगा तो एग्जाम्पल से ही देगा, हर एक एपिथेलियम का एग्जाम्पल आपको जरूर याद रखना है, ठीक है। कहां से? तो सबसे पहला ये इनर लाइनिंग ऑफ लंग्स एल्वियोलाई, पहला एग्जाम्पल इनर लाइनिंग ऑफ लंग्स एल्वियोलाई, ठीक है। इनर लाइनिंग ऑफ लंग्स एल्वियोलाई, ये इनर लाइनिंग ऑफ लंग्स एल्वियोलाई में पाई जाएंगी। सेकेंड वन बात एंड ब्लड वेसल, एंड ब्लड वेसल, ब्लड वेसल्स की जो ब्लड वेसल्स में भी पाई जाएंगी, वो चाहे आर्टरी हो, चाहे वेन हो, चाहे कैपिलरीज हो, ठीक है, उनमें भी पाई जाएगी, ठीक है। अच्छा, ठीक है। साथ ही साथ इसके अगर फंक्शन की बात कर लें तो जो स्क्वैमस एपिथेलियम है इसका फंक्शन क्या है? तो इसका फंक्शन, मेन फंक्शन है कि ये प्रोटेक्शन, एक्सक्रीशन, गैस एक्सचेंज, सिक्रीशन ऑफ सीलोमिक फ्लूइड, ये इसके सब फंक्शन है। तो फंक्शन इसका क्या है? यहीं पे फंक्शन की बात कर लें तो फंक्शन क्या है? प्रोटेक्शन, पहला तो हो गया प्रोटेक्शन, दूसरा एक्सक्रीशन, फंक्शन प्रोटेक्शन एक्सक्रीशन, गैस एक्सचेंज क्योंकि लंग्स एल्वियोलाई में पाई जाएगी तो क्या करेगी? गैस का एक्सचेंज करेगी, साथ ही साथ सिक्रीशन ऑफ सीलोमिक फ्लूइड, और क्या करेगी? सिक्रीशन ऑफ सीलोमिक फ्लूइड। ये आपका क्या है? पहली एपिथेलियम जाने, सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम। पहले एपिथेलियम जान पाए सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम। चलते हैं सेकंड वन की बात करते हैं। सिंपल स्क्वैमस के बाद कौन सी? क्यूबॉइडल। अब इसके बाद हम बात करेंगे क्यूबॉइडल एपिथेलियम। इसकी क्यूबॉइडल एपिथेलियम, सिंपल एपिथेलियम का आपने स्ट्रक्चर भी जान लीजिए कैसे होता है। बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है और उस पे छोटी छोटी सेल्स होती हैं इसी बेसमेंट मेम्ब्रेन पे, ठीक है। वो काहे की सेल बनी होती है? तो वो जो सेल्स होती हैं वो किसकी सेल्स होती हैं? वो किसकी सेल होती है? बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है, सेल्स होती हैं। अच्छा, तो ये आपने जाना सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम। सेकेंड वन बात कर लेते हैं। सेकेंड वन जो एपिथेलियम है उसका क्या नाम है? उसका नाम है क्यूबॉइडल एपिथेलियम। जनरली सिंपल में है तो बार बार सिंपल लिखने की जरूरत नहीं है, आप उसमें जोड़ सकते हैं सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम। तो सेकेंड वन कौन सी है? क्यूबॉइडल एपिथेलियम, ठीक है। क्यूबॉइडल एपिथेलियम, क्यूब लाइक जो एपिथेलियम होगी उसको क्या बोलेंगे? क्यूबॉइडल एपिथेलियम, ठीक है। क्यूब लाइक एपिथेलियम उसको क्या बोलेंगे? क्यूबॉइडल एपिथेलियम, ठीक है। जैसे ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है, ये देखो बिल्कुल क्यूब लाइक बने हैं, ठीक है, क्यूब लाइक बने हैं। तो ये जो एपिथेलियम होगी, क्यूब लाइक जो एपिथेलियम होगी उसको क्या बोलेंगे? सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम, सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम, ठीक है। इसमें भी एक बेसमेंट मेम्ब्रेन होगी, इसमें क्या होगा? बेसमेंट मेम्ब्रेन होगा, इसमें न्यूक्लियस होगा, ठीक है। बेसमेंट मेम्ब्रेन होगा और क्या होगा? न्यूक्लियस होगा। चलो बताते हैं भाई। ठीक है, और सब में याद रखना सिंगल लेयर होगी। सेकेंड वन, क्यूबॉइडल एपिथेलियम जो होती है ये क्यूब लाइक सेल से बनी होती हैं। तो इसमें ये पॉइंट लिख सकते हो कि इट इज कंपोज्ड ऑफ क्यूब लाइक सेल। पहला लिख सकते हो इट इज कंपोज्ड ऑफ क्यूब लाइक सेल, इट इज कंपोज्ड ऑफ क्यूब लाइक सेल्स। पहला पॉइंट तो आपका यही हो गया। सेकेंड वन इसमें क्या लिख सकते हो कि ये कहां पाई जाती हैं? सेकेंड वन, ये कहां पाई जाती हैं, ठीक है। ये कहां पाई जाती है? क्यूब लाइक जो होती है कहां पाई जाती हैं? ये इंपॉर्टेंट, क्यूबॉइडल में इंपॉर्टेंट सिर्फ इसका एग्जाम्पल है, ठीक है।
ये क्यूब लाइक सेल होती है, ये कहां पाई जाती है तो आप याद रखना ये कहां कहां पाई जाएंगी। तो सबसे पहली बात तो जो क्यूबॉइडल हैं ये डक्ट ऑफ ग्लैंड्स एंड ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन इन किडनी। पहली बात तो ये पाई जाएगी डक्ट्स ऑफ ग्लैंड्स, ग्लैंड्स की जितनी डक्ट्स होती हैं, और दूसरा कहां पाई जाएंगी ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन, ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन इन किडनी। ठीक है, ट्यूबुलर पार्ट मतलब जैसे पीसीटी डीसीटी प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ठीक है, और डीसी डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, तो ट्यूबुलर पार्ट में पाई जाएंगी। ठीक है, और कहां पाई जाएंगी डक्ट्स ऑफ ग्लैंड, जो ग्लैंड होंगी जो उनकी डक्ट्स होंगी वहां पे भी पाई जाएंगी। ठीक है, इनका जो पार्टिसिपेशन का क्या होता है सिक्रीशन, एक्सक्रीशन और एब्जॉर्प्शन, इनका भी पार्टिसिपेशन क्या होता है। और अभी एग्जांपल बताऊंगा, पहले एग्जांपल बता दूं उसकी बात से आपको बताता हूं। हाँ, इनका जो मेन फंक्शन क्या होता है, इनका मेन फंक्शन, पहले मेन फंक्शन जान दो। मेन फंक्शन इनका जो होता है वो होता है सिक्रीशन, एक्सक्रीशन और एब्जॉर्प्शन। इनका मेन फंक्शन जो होता है सिक्रीशन, एब्जॉर्प्शन, सिक्रीशन, एब्जॉर्प्शन एंड एक्सक्रीशन। ठीक है, क्योंकि जब ये डक्ट में भी कुछ चीजों का एक्सक्रिएशन होगा या कुछ चीजों का सिक्रीशन होगा, ट्यूबुलर पार्ट नेफ्रॉन किडनी में वहां भी चीजों को लिया जाएगा और दिया जाएगा। ठीक है, तो इसका जो मेन फंक्शन है वो सिक्रीशन है, एब्जॉर्प्शन है, और क्या है सिक्रीशन है, एब्जॉर्प्शन है, साथ ही साथ क्या है एक्सक्रिएशन भी है ना। अच्छा, जो एब्जॉर्प्शन होता है ये जनरली यहां पे ही छोटी छोटी माइक्रोविलाई पाई जाती हैं। वो क्या करती हैं एब्जॉर्प्टिव एरिया को बढ़ाने का काम करती हैं। ठीक है, एब्जॉर्प्टिव एरिया को बढ़ाने का काम करती हैं। ये ब्रश लाइक अपीयरेंस होता है किनका, ब्रश बॉर्डर का, जो माइक्रोविलाई हैं। ठीक है, इसलिए इनको क्या बोलते हैं ब्रश बॉर्डर क्यूबॉइडल एपिथेलियम सेल। क्या होती हैं ब्रश बॉर्डर क्यूबॉइडल एपिथेलियम, क्योंकि इन्हीं एपिथेलियम के ऊपर माइक्रोविलाई पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं माइक्रोविलाई पाई जाती हैं, जो कि एब्जॉर्प्शन का काम करती हैं। यहीं पे माइक्रोविलाई पाई जाएंगी जो किसका काम करेंगी एब्जॉर्प्शन का काम करेंगी। और किस तरह की होती है वो ब्रश लाइक होती हैं। उनका अपीयरेंस कैसा होता है ब्रश लाइक अपीयरेंस होता है। ठीक है, और वो फ्री बॉर्डर पर पाई जाती हैं। इन्हीं के फ्री बॉर्डर जो होगा वहां पे पाई जाएंगी। साथ ही साथ इसलिए इनको बोलेंगे क्या ब्रश बॉर्डर क्यूबॉइडल एपिथेलियम सेल। क्या बोलेंगे ब्रश बॉर्डर क्यूबॉइडल एपिथेलियम सेल। जैसे कि आप बात कर लें पीसीटी की बात कर लें तो पीसीटी पर कौन सी एपिथेलियम पाई जाती है ब्रश बॉर्डर क्यूबॉइडल एपिथेलियम। पीसीटीपी ब्रश बॉर्डर क्यूबॉइडल एपिथेलियम पाई जाती है, याद रखना किडनी में। ठीक है, ये करती क्या है ये सरफेस एरिया को बढ़ाने का काम करती हैं। ठीक है, ये जरूर याद रखना। जैसे ट्यूब्यूल्स की बात कर लें, ट्यूब्यूल्स, ठीक, हम पीसीटी की बात कर लेते हैं तो वहां पे क्या होता है ये इनका जो माइक्रोविलाई होती है इसके हिसाब से इनको क्या बोलते हैं ब्रश बॉर्डर क्यूबॉइडल एपिथेलियम। ब्रश बॉर्डर क्यूबॉइडल एपिथेलियम। क्यों क्यूबॉइडल एपिथेलियम ब्रश बॉर्डर, क्योंकि उसपे माइक्रोविलाई पाई जाती है और माइक्रोविलाई का काम क्या होता है एब्जॉर्प्टिव सरफेस एरिया को बढ़ाना। क्या काम होता है एब्जॉर्प्टिव सरफेस एरिया को बढ़ाना, ये ब्रश बॉर्डर का काम होता है। चलिए क्यूबॉइडल जान गए। क्यूबॉइडल के बाद आप पढ़ेंगे हम क्यूबॉइडल के बाद इसके बाद हम पढ़ेंगे सिंपल ही चल रहा है। अब क्यूबॉइडल के बाद कौन सी कलमनर एपिथेलियम। क्यूबॉइडल के बाद कलमनर एपिथेलियम। ठीक है, कलमनर एपिथेलियम। देखो इसका जो शेप होगा वो कॉलम टाइप होगा। देखो ये हो गया, ठीक है, ये बड़े बड़े कॉलम बने हैं। ठीक है, ये कॉलम बने हैं, ये कलमनर एपिथेलियम है।
क्या है, कलमनर एपिथेलियम। इसमें भी बेसमेंट मेम्ब्रेन होगी, इसमें न्यूक्लियस होगा, बेसमेंट मेम्ब्रेन होगी, न्यूक्लियस होगा। ये देखो ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है और ये न्यूक्लियस है, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, कलमनर एपिथेलियम। क्या हो गई, कलमनर एपिथेलियम। ये बनी होती, इट इज मेड अप ऑफ टाल एंड सिलेंडर सेल्स, ठीक है ये। और इसका जो न्यूक्लियस होगा वो इसके कहां होगा, बेस में होगा, इसके बेस में होता है इसका न्यूक्लियस। बिल्कुल सही बना था, कोई दिक्कत नहीं। इसका जो न्यूक्लियस होता है वो उसके बेस में ही बना होता है, ऐसे, ताकि बड़ा बना दे, आप समझ जाएं, ठीक है। ये इसका न्यूक्लियस है। ये कैसे सेल होती है, तो पहला पॉइंट इसमें ये हो गया कि जो कलमनर होती है मेड ऑफ टाल एंड सिलेंडर सेल्स, इट इज मेड अप ऑफ टाल एंड सिलेंडर सेल्स, ठीक है। इट इज मेड अप ऑफ टाल एंड सिलेंडर सेल्स। साथ में क्या है, साथ में है क्या, सिलेंडर सेल्स हैं विद दियर न्यूक्लियाई। साथ में क्या है, विद दियर न्यूक्लियाई, ठीक है, विद दियर न्यूक्लियाई। कहां पर हैं, विद दियर न्यूक्लियाई एट बेसेस, एट बेसेस। बस एग्जांपल याद रखना, यहीं से ज्यादातर क्वेश्चन देखे गए हैं, पूछे गए, ठीक है। अच्छा, अब चलो बात करते हैं, ठीक है। हाँ, अब थोड़ा बात करते हैं, ये कहां पाई जाएगी, कलमनर वाली, ठीक है। कलमनर वाली कहां पाई जाएगी, चलो। जो कलमनर वाली हैं ये कहां पाई जाती हैं, इंटेस्टाइन। साथ ही साथ कहां पाई जाएगी, इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन में कहां, चलो बात करते हैं, ठीक है। कलमनर एपिथेलियम कवर्स द इनर सरफेस ऑफ द इंटेस्टाइन। ये क्या कवर करती है, ठीक है। तो कलमनर, एक मिनट, जो कलमनर होती है ये क्या करती है, कलमनर एपिथेलियम कवर्स द इनर सरफेस, कवर द कलमनर एपिथेलियम कवर द इनर सरफेस ऑफ इंटेस्टाइन। क्या, इनर सरफेस ऑफ द इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन। और कहां, एंड स्टमक, एंड स्टमक, ठीक है। और कहां, स्टमक। साथ ही साथ और गॉल ब्लैडर भी, और गॉल ब्लैडर, एंड गॉल ब्लैडर। इसको ये कवर अप करती, कलमनर एपिथेलियम कवर द इंटेस्टाइन ऑफ स्टमक, हाँ, एपिथेलियम कवर द इंटेस्टाइन एंड स्टमक एंड गॉल ब्लैडर। इनर सरफेस तो लिखना भूल ही गए, कवर द इनर सरफेस ऑफ, वही हम कह रहे हैं, कुछ छूट रहा है, इनर सरफेस ऑफ, ठीक है। तो कलमनर एपिथेलियम कवर द इनर सरफेस ऑफ इंटेस्टाइन एंड स्टमक एंड गॉल ब्लैडर, ठीक है। उनको क्या करती, कवर अप करती है। और ये और कहां पाई जाती है, ये पाई जाती है गैस्ट्रिक और इंटेस्टाइनल ग्लैंड में भी पाई जाती है। ये कहां पाई जाती है, इट is also occurs in gastric and it is also occur in gastric and intestinal glands, ठीक है। ये कहां पाई जाएंगी, गैस्ट्रिक और इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स में भी पाई जाती है। चलिए थोड़ा सा और इसके बारे में बताते हैं। कलमनर एपिथेलियम, कलमनर में आपने इतना जाना, इसके ज्यादा एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट हैं, क्वेश्चन करवाएंगे, बिल्कुल परेशान मत हो, ठीक है। कलमनर एपिथेलियम, चलो और थोड़ा सा जानिए। जो कलमनर एपिथेलियम है, ठीक है, कहां कहां पाई जाती है, स्मॉल इंटेस्टाइन और इन सब में इनको क्या कवर अप करती है, ठीक है। साथ ही साथ एक और आप बात जानिए, साथ ही साथ जैसे कि क्यूबॉइडल एपिथेलियम थी, ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम उसको बोलते थे, क्यूबॉइडल को क्या बोलते थे,
माइक्रोविलाई होती थी तो ब्रश बॉर्डर क्यूबॉइडल एपिथेलियम बोलते थे उसको। इसी तरह कलमनर को भी क्या बोलते हैं, इसका जो फंक्शन होता है वो एब्जॉर्प्शन होता है और ये वो इंटेस्टाइन की म्यूकोसा को कवर अप करती है, इसलिए इसको भी बोलते हैं ब्रश बॉर्डर कलमनर एपिथेलियम। इसके फंक्शन की पहले बात कर लें तो इस एपिथेलियम के फंक्शन की बात कर लें तो इसका फंक्शन होता है सिर्फ और सिर्फ एक ही, सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन। सिक्रीशन होता है या एब्जॉर्प्शन होता है, सिक्रीशन और एब्जॉर्प्शन, इसके ये फंक्शन हो गए। साथ ही साथ इसमें क्या होता है, विलाई और माइक्रोविलाई पाई जाती है। जो इंटेस्टाइनल म्यूकोसा होता है वो किससे लाइन होती है, लाइन बाई ब्रश बॉर्डर कलमनर एपिथेलियम से, ठीक है। जो इंटेस्टाइनल म्यूकोसा होती है, इंटेस्टाइनल म्यूकोसा लाइन बाई किससे, ब्रश बॉर्डर कलमनर एपिथेलियम, ठीक है। ब्रश बॉर्डर कलमनर एपिथेलियम, जो इंटेस्टाइनल म्यूकोसा लाइन बाय ब्रश बॉर्डर कलमनर एपिथेलियम, ठीक है। ब्रश बॉर्डर कलमनर एपिथेलियम से लाइन होती है, जिसका काम क्या होता है, हाईली एब्जॉर्प्शन, जिसका काम होता है विच हेल्प्स, क्या काम होता है, जो काम क्या करती है, हाईली, बहुत जल्दी एब्जॉर्प्शन करवाती है, हाईली एब्जॉर्प्शन करवाती है, ठीक है। जिसका काम होता है हाईली एब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है। तो इंटेस्टाइनल म्यूकोसा के बारे में जान गए, ठीक है। अभी तक तो हमने क्या पढ़ी, 3 तरह की एपिथेलियम पढ़ी। कौन कौन सी एपिथेलियम पढ़ी आपने जाना, सबसे पहले हमने सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम पढ़ी, फिर क्यूबॉइडल पढ़ी, फिर कलमनर पढ़ी। इन सब में आपको उनका फंक्शन याद रखना है, उनका काम याद रखना है, कहां पाई जाती है ये याद रखना है। यहां से क्वेश्चन आपके कई बार पूछे जाते हैं कि ये बताइए ब्लड वेसल्स में किस तरह की एपिथेलियम पाई जाएगी, ब्लड वेसल में किस तरह की एपिथेलियम पाई जाएगी, या फिर क्वेश्चन पूछा जाएगा पीसीटी पर कौन सी एपिथेलियम पाई जाएगी, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। तो आप याद रखना, या फिर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि गैस्ट्रिक ग्लैंड में कौन सी एपिथेलियम पाई जाएगी, नाम दे दिया, चलो ऑक्जेंटिक ग्लैंड्स में कौन सी एपिथेलियम पाएगी, वो भी एक गैस्ट्रिक ग्लैंड्स है, ठीक है। ऐसे करके पूछ लिया जाएगा, तो आपको याद रखना है कि कौन सी एपिथेलियम कहां पाई जाती है। इसके बाद हम पढ़ाएंगे आपको सिलिएटेड एपिथेलियम, फिर स्यूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। अब वो हम आपको कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, सिलिएटेड और स्यूडो स्ट्रेटिफाइड, वो आपको नेक्स्ट में नहीं, अभी बता देता हूं। चलो अभी बताते हैं, 2 बच्चे हैं, कलमनर हो गया, फिर सिलिएटेड, फिर उसके बाद कौन सी, सिलिएटेड के बाद फिर कौन सी, स्यूडो स्ट्रेटिफाइड। इसके बाद कौन सी एपिथेलियम है, सिलिएटेड एपिथेलियम, सिलिएटेड एपिथेलियम, ठीक है। सिलिएटेड एपिथेलियम जो होगी इसमें क्या होगा, चलो सिलिएटेड एपिथेलियम नाम ही है, सीलिया से रिलेट करती है, तो सिलिएटेड एपिथेलियम क्या होगा, इट हेल्प इन द मूवमेंट ऑफ म्यूकस यूरिन एक्स। ये क्या करती है, इट हेल्प्स इन द मूवमेंट ऑफ म्यूकस यूरिन एक्स, अब देखो एक्स का कैसे मूवमेंट कराएगी, जो फैलोपियन ट्यूब होती है, फैलोपियन ट्यूब ओवरी से ओवर रिलीज होता है, रिलीज होने के बाद फिमरीज के द्वारा पकड़ लिया जाता है, फैलोपियन ट्यूब में पहुंच जाता है, और जैसे ही फैलोपियन ट्यूब में पहुंच जाता है वहां पे ढेर सारी विलाई होती हैं, वो क्या करती हैं, सॉरी विलाई नहीं, वहां पे ढेर सारी सीलिया होती हैं, वो क्या करती हैं, इसको धीरे धीरे आगे बढ़ाती हैं, और आगे कहां जाता है, स्टमक जंक्शन पे जाता है, जहां पे फर्टिलाइजेशन होना होता है। तो मूवमेंट भी कराती है एग्स का, म्यूकस का भी मूवमेंट कराती है, और साथ ही साथ यूरिन्स का भी मूवमेंट कराती हैं, ठीक है। तो क्या इट हेल्प्स इन मूवमेंट ऑफ म्यूकस यूरिन एक्स एंड सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, और सीएसएफ का भी मूवमेंट कराती हैं, एंड सीएसएफ सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, सीएसएफ जो कि कहां बनता है,
ये कहां बनता है? प्लेक्सिस में, कोरॉइड प्लेक्सिस होते हैं, वो बनाते हैं सीएसएफ। बनाने के बाद थर्ड वेंट्रिकल से फोर्थ वेंट्रिकल, बनाने के बाद लेटरल वेंट्रिकल से बाद थर्ड वेंट्रिकल से फिर फोर्थ वेंट्रिकल फिर स्पाइनल कॉर्ड एंड लंबर रीजन में जाती हैं। जब भी सीएसएफ निकालना होता है तो लंबर रीजन में जो भी एनेस्थेटिक डॉक्टर होते हैं वो लंबर रीजन में क्या करते हैं? 22 नंबर की सिरिंज को यूज करते हैं और वहां पे सीएसएफ निकाल लेते हैं। सीएसएफ के कई काम बताए थे, ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है, नरिशमेंट देता है, कई काम बताए थे आपको। चलिए छोड़ते हैं यहीं पे। सिलिएटेड एपिथेलियम क्या है? इट हेल्प इन द मूवमेंट ऑफ म्यूकस, यूरिन, एक्स एंड सीएसएफ। ठीक है, चलो साथ ही साथ जो सिलिएटेड एपिथेलियम है ये कहां कहां पाई जाती, सीलिया कहां कहां पाई जाती? तो आप एक बात याद रखना, अभी हमने बताया भी है, ठीक, कलमनर और क्यूबॉइडल जो सेल होती हैं वो क्या बियर करती हैं? वो सीलिया को बियर करती है, इसीलिए तो उनको ब्लड बॉर्डर सेल एपिथेलियम बोलते हैं। ठीक है, कलमनर और क्यूबॉइडल दोनों के ऊपर क्या है? सीलिया बियर करती हैं, इसलिए उनको क्या बोलते हैं? उनकी फ्री सरफेस पे, ठीक है, उसी वहां पे ब्रेस्ट बॉर्डर एपिथेलियम है। इनका जो फंक्शन है वो हमने आपको बता दिया, फ्री पार्टिकल को मूव करना इनका फंक्शन है स्पेसिफिक डायरेक्शन में। साथ ही साथ अगर जैसे कि हमने आपको बताया कहां कहां पे? फैलोपियन ट्यूब में, हाँ, साथ ही साथ कौन कौन से? फैलोपियन ट्यूब में, ब्रोंक्यूल्स एंड स्मॉल ब्रोंक्यूल्स में, ब्रोंक्यूल्स और स्मॉल ब्रोंक्यूल्स में, ये भी एक याद रखना, ब्रोंक्यूल्स में और स्मॉल ब्रोंक्यूल्स में। ठीक है, ब्रोंक्यूल्स में और एक स्मॉल ब्रोंक्यूल्स में भी मूवमेंट का काम करती हैं। साथ ही साथ और क्या काम करती हैं याद रखना, या स्मॉल ब्रोंकाई में। ठीक है, फैलोपियन ट्यूब, ब्रोंक्यूल्स और स्मॉल ब्रोंकाई। ठीक है, जनरली अगर सीलिया की बात कर लें तो दो तरह की सीलिया होती हैं, कौन कौन सी? एक काइनोसीलिया और स्टीरोसीलिया। दो तरह की सीलिया होती हैं, यहां पे सीलिया पढ़ना नहीं, हालांकि जान लीजिए, एक काइनोसीलिया होती है और दूसरा स्टीरोसीलिया होती है। ठीक है, काइनो और स्टेरोसीलिया दो तरह की सीलिया होती हैं। जो काइनोसीलिया होती है मोटाइल सीलिया होती है, इसमें 9+2 अरेंजमेंट होता है। काइनोसीलिया मोटाइल सीलिया होती है, उसमें 9+2 अरेंजमेंट होता है। साथ ही साथ जो स्टीरियोसीलिया जो होती है वो बेसल ग्रेन्यूल्स इसमें नहीं पाए जाते और ये नॉन मोटाइल होती है। नॉन मोटाइल मतलब जो मूव ना करे, वो नॉन मोटाइल होती है और इसमें भी 9+2 का अरेंजमेंट होता है। चलिए, ये तो हो गई आपका सिलिएटेड हो गए। इसके बाद आते हैं स्ट्रेटिफाइड में, स्यूडो स्ट्रेटिफाइड। क्या? स्यूडो स्ट्रेटिफाइड में, स्यूडो स्ट्रेटिफाइड समझिए, जैसे ये हमने सिंपल बता दी थी, सिंपल स्क्वाइमस बताई थी, ये सिंपल स्क्वाइमस है और इसी सिंपल स्क्वाइमस में क्या हो जाए? ढेर सारी सेल ऊपर ऊपर और हो जाएं, ढेर सारी सेल ऊपर ऊपर और हो जाएं, तो वो किसका रूप लेता है? स्ट्रेटिफाइड का रूप ले लेता है। ठीक है, ये सिंपल स्क्वाइमस एपिथेलियम है और ये सिंपल नहीं, ये स्ट्रेटिफाइड स्क्वाइमस एपिथेलियम है। ठीक है, अब स्यूडो का मतलब पूरी तरह से ना बनी हो, ये देखो ये ऐसी हो। ठीक है, ये पूरी सेल ही ना बनी हो इस तरह की। ठीक है, ये पूरी सेल ना बनी तो इस तरह की एपिथेलियम को क्या बोलेंगे? स्ट्रेटिफाइड, स्यूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। इसको क्या बोलेंगे? स्यूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। ठीक है, तो स्यूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम जो होती है इसका, चलो ठीक है, स्यूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम क्या होती है भाई? स्यूडो स्ट्रेटिफाइड, स्यूडो नाम क्यों दिया गया हमने बता दिया। तो चलो इसके एग्जांपल पूछे जाते हैं। ये थिक होती है, कैसी होती है? इट इज थिक। ये थिक लेयर होती है किसकी? इट इज वन सेल thick yet is appear to be multi-layered because nuclei lie in the different level in different cells। याद रखना, it is one cell thick, इसमें एक सेल तो नीचे वाली थिक होती है। it is one cell thick, एक वन सेल थिक होती है, yet it appear to be क्या? appear to be न्यूक्लियस के बारे में बता रहे हैं, मल्टी लेयर्ड बिकॉज, अब मल्टी लेयर की तरह दिखती है, मल्टी लेयर बिकॉज न्यूक्लियाई लाई एट डिफरेंट लेवल्स, न्यूक्लियाई
लाई एट डिफरेंट लेवल्स, ठीक है, लाई एट डिफरेंट लेवल्स इन डिफरेंट सेल्स, इन डिफरेंट सेल्स, ठीक है, इन डिफरेंट सेल। नेक्स्ट वन जानिए, ये दो तरह की होती है, तो टू टाइप होते हैं, कौन कौन सी? पहला तो हो गया आपका स्यूडो स्ट्रेटिफाइड कलमनर एपिथेलियम और स्यूडो स्ट्रेटिफाइड कलमनर सिलिएटेड, दो तरह की। एक तो हो गई स्यूडो स्ट्रेटिफाइड कलमनर एपिथेलियम, सेकंड हो गया स्यूडो स्ट्रेटिफाइड कलमनर सिलिएटेड एपिथेलियम, कलमनर सिलिएटेड एपिथेलियम, ठीक है। दो तरह की होती है, एक होती है स्यूडो स्ट्रेटिफाइड कलमनर एपिथेलियम और दूसरा होती है स्यूडो स्ट्रेटिफाइड कलमनर सिलिएटेड एपिथेलियम, ठीक है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है किसमें पाई जाती है, तो जो स्यूडो स्ट्रेटिफाइड कलमनर एपिथेलियम है ये लार्ज डक्ट ऑफ पैरोटिड सलाइवरी ग्लैंड्स, ठीक है। कहां कहां पाई जाती है इसका जान लीजिए, ये कहां पाई जाती है, ये जो पाई जाती है ये पाई जाती है लार्ज डक्ट ऑफ, याद रखना एग्जाम्पल इन दोनों के याद रखना, ठीक है। तो ये जो स्यूडो स्ट्रेटिफाइड कलमनर एपिथेलियम होती है कहां पाई जाती है, लार्ज डक्ट ऑफ पैरोटिड सलाइवरी ग्लैंड, लार्ज डक्ट ऑफ पैरोटिड और पैरोटिड सलाइवरी ग्लैंड, ठीक है। सलाइवरी ग्लैंड तीन तरह की, कौन कौन सी? सलाइवरी ग्लैंड तीन तरह की कौन कौन सी बताए थे, पैरोटिड, सबलिंगुअल, सबमैक्सिलरी, ठीक है। एंड द यूरेथ्रा ऑफ द ह्यूमन मेल, एंड यूरेथ्रा ऑफ द ह्यूमन मेल, ठीक है। इसका एग्जाम्पल याद रखना, साथ साथ इसका भी बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है स्यूडो स्ट्रेटिफाइड कलमनर सिलिएटेड एपिथेलियम, कई बार पूछा गया है। इसका एग्जाम्पल है ट्रैकिया एंड लार्ज ब्रोंकियोल, इसका एग्जाम्पल है ट्रैकिया एंड लार्ज ब्रोंकियोल। इसको आप रट लेना, याद कर लेना, ठीक है, कि कहां पाई जाती है। ट्रैकिया लार्ज ब्रोंकियोल में कौन सी पाई जाती है, स्यूडो स्ट्रेटिफाइड कलमनर सिलिएटेड एपिथेलियम एंड स्यूडो स्ट्रेटिफाइड कलमनर एपिथेलियम, ठीक है। ये हमने जब डाइजेशन पढ़ा रहे थे तब इसके बारे में चर्चा हम किए थे, ठीक है, इसके बारे में चर्चा किए थे, याद रखना। अब इसके बाद इसका फंक्शन देख लेते हैं, तो इसके फंक्शन की बात कर लें, स्यूडो स्ट्रेटिफाइड की फंक्शन की बात कर लें, तो मेन इसका फंक्शन होता है स्यूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम प्रोटेक्शन, सिक्रीशन, मूवमेंट ऑफ सिक्रीशन। फंक्शन क्या होता है, प्रोटेक्शन, ठीक है, फंक्शन इसका मेन फंक्शन होता है प्रोटेक्शन, सिक्रीशन, प्रोटेक्शन, सिक्रीशन और मूवमेंट ऑफ क्या, किसका मूवमेंट ऑफ सिक्रीशन, ठीक है। ये इसका फंक्शन होता है। चलिए ठीक है, आपने यहाँ सिंपल एपिथेलियम पढ़ लिया। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम आपको पढ़ाएंगे कंपाउंड एपिथेलियम। क्या पढ़ाएंगे, कंपाउंड एपिथेलियम। तो बने रहिए टीसीएस एकेडमी पर। थैंक यू सो मच।